कोटरी चार भुजानाथ की, घाटा रानी मैया की, बालाजी महाराज जी की, स्वस्ति धाम जी की, देव नारायण जी की, सचिन पायलट जी, धीरज गुर्जर जी, विवेक धाकड़ जी, नरेंद्र रायगढ़ जी, श्री रामलाल जाट जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, हगामी लाल मेवाड़ा जी, श्री नीरज कुंदन जी, श्री अक्षय त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप नरवाल जी, तौकीर जी, चेतन जी, बाजीराव जी, वीरेंद्र चौधरी जी, आप सबका और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरे भाइयों और बहनों, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये विजय सिंह पथिक जी की धरती है। लोहारी गडोली टीकड़ के वीरों को मैं नमन करती हूँ। सभी पंच पटेला माता बहना और युवा भाइयों ने मारा राम राम सा। मैं जहाजपुर के बारे में धीरज में खूब बातें सुनी तकी हूँ, ताकि सबके बीच और मारो मन बहुत राजी है। देखिए, धीरज गुर्जर के साथ मैंने कई सालों काम किया। जब मुझे अपनी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो मेरे भाई राहुल गांधी जी ने मुझे कहा कि जिन जिन के साथ तुम्हें काम करना है, कुछ लोगों को चुन लो, ताकि उनके साथ तुम अब 4-5 साल काम करोगी तो तुम चुन लेना। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा, लेकिन एक हीरा मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। और सचमुच मेरे कार्य में मेरा अनुभव रहा कि धीरज गुर्जर जी हीरा समान है। उत्तर प्रदेश में हमने दिन रात काम किया। हमें मालूम था कि हमारे काम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें मालूम था कि कठिन से कठिन चुनाव है, और हमारी पार्टी उस समय उत्तर प्रदेश में कमज़ोर भी थी। हमारा काम ज़मीन से शुरू हुआ, और दिन रात हमने किया, ये जानते हुए कि हमें कोई फल नहीं मिलना था, हमें सिर्फ काम करना था। तो जैसे भगवत गीता में लिखा है कि काम सिर्फ कर्म के लिए करना चाहिए और फल के लिए नहीं, उस तरह से हम सब एकजुट होकर हमने काम किया। उस काम ने मैंने देखा नवरात्रे का समय था, धीरज जी व्रत रख रहे थे। मैंने भी उस समय उनके साथ व्रत रखा, लेकिन मैं पानी पीती थी, व्रत के समय पानी पीती थी, और जो व्रत के जो अनुसार जो खाना खा सकते थे, जैसे मतलब अन्न नहीं फल, ये मैं खा लेती थी। इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हम 14-14 घंटे गाड़ी में सफ़र करते थे, गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। मैं कहती थी, धीरज पानी तो पी लो, पानी तक नहीं पिया। मैंने ये भी देखा कि जब हम किसी पीड़ित परिवार के घर जाते या किसी ऐसे इंसान के यहाँ जाते जो संकट में था, तो अगर मैं धीरज को कहती, धीरज ज़रा तुम देख लेना, और बाद में कुछ दिनों बाद पूछती, भाई तुमने क्या किया, तुम वहाँ गए थे, तुमने हालचाल पूछा, कुछ मदद की, तो हमेशा इन्होंने की थी। इनके दिल में गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए बहुत दर्द है, असली दर्द है, सच्चा दर्द है, क्योंकि सही मायने में ये धार्मिक इंसान है। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन धार्मिक होना सही मायने में
इसके अलावा इसका मतलब होता है कि अपने दिल में दूसरों के लिए करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। और मैंने अपनी आंखों से और अपने अनुभव से देखा है कि धीरज जी के दिल में आप सबके लिए दर्द है। जहाजपुर के बारे में मैंने इनसे बहुत सुना, क्योंकि बहुत समय से आपके लिए काम कर रहे हैं। मुझे याद है यूपी के चुनाव के समय से ही मुझे कहते थे कि दीदी मुझे थोड़े दिनों के लिए घर जाने की छुट्टी दे दो, मुझे अपने यहाँ भी काम करना है। मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अभी 10 दिन हो गए, मुझे जाना चाहिए। तो मैं हमेशा दे देती थी छुट्टी कि भाई घर जाओ और अपने लोगों को भी देखो। तो जो मुझे राहुल जी ने हीरा सौंपा, वो अब आपके हवाले है। आपके लिए लड़ने वाला, आपकी आवाज को उठाने वाला, आपकी पीड़ा को समझने वाला, आपके दुख दर्द में आपके साथ एक रहने वाला, ये इंसान है। इसको पहचानो और समझो कि ये आपके लिए कितना करने के लिए तैयार है। आज गोपाष्टमी है। आज गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता हमारा अभिन्न अंग है, आस्था और सेवा का प्रतीक है। वही आस्था और सेवा मैंने धीरज गुर्जर जी में देखी है। अपने प्रति तो है, हमारी पार्टी के प्रति तो है, मेरे भाई के प्रति भी है, लेकिन ये आस्था और ये सेवा उनके दिल में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आप सबके प्रति है। देखिए, चुनाव का समय है। मैं अभी एक सभा से आई हूँ, उसमें मैं कह रही थी कि त्योहार का समय होता है तो हम घर की लिपाई पुताई करते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, मेहमान आते हैं, मेहमानों की देखभाल करते हैं, दिए जलाते हैं, जो त्योहार पूजा करते हैं, जो त्योहार की रस्में हैं, हम उनको निभाते हैं। उसी तरह से जब बुआई कटाई का मौसम होता है, जब बुआई कटाई का समय होता है, हम खेती में जाते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, हम जाके अपना काम मेहनत से हम खेती में करते हैं। तो चुनाव के समय हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? चुनाव का समय आता है तो भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति। और सबसे ज़रूरी जो हमारी जिम्मेदारी चुनाव के समय होती है, वो हमारे अपने भविष्य के प्रति होती है। मतलब आप क्या चुनने जा रहे हैं? आप एक उम्मीदवार तो चुनने जा रहे हैं। आपने अपने भाजपा के जो विधायक हैं, उनका काम आपने 5 सालों से देखा है कि नहीं देखा है? कैसा रहा है? अच्छा रहा है उनका काम? नहीं, अच्छा नहीं रहा। आपकी क्या उनके रहते, क्या आपको अगर आपका कोई संकट हो, समस्या हो, क्या आप उनके पास जाकर उसका समाधान मांग सकते थे? नहीं। आपकी सुनवाई थी उनके समय? तो आपने उनका काम देख लिया, परख लिया, आपका अपना अनुभव है। अब धीरज जी के बारे में मैं तो जानती हूँ, मुझे लगता है कि आप सब भी जानते होंगे। जानते हैं आपका अनुभव क्या है? आप संकट में होते हैं तो इनके पास जा सकते हैं? और जोर से बोलिए, जा सकते हैं। ये आपके साथी हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो चुनाव के समय आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब चीज़ों को, जो आपके प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं, जो आपके जीवन के संघर्ष, आपके संकट हैं, वो आप अच्छी तरह से समझें। इनको अच्छी तरह से समझने का क्या मतलब है? मतलब है कि आप समझें कि जो प्रदेश में सरकार रही है 5 सालों से, उसने आपको इन संकटों में आपकी सहायता करने की कोशिश की है? क्या आपको समस्याओं से बचाने की कोशिश की है, या फिर आपकी समस्याएं बढ़ाई हैं? तो मैं आपसे कहना चाहती हूं
कि चुनाव के समय ये प्रक्रिया रहती है कि तमाम नेता आपके सामने आते हैं, भाषण देते हैं, मेरी तरह मंच पे खड़े होके। जैसे पायलट जी ने कहा, भाजपा के नेता तो बहुत खिल खिल के बोलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। हम कांग्रेस के नेता हैं, हम भी बोलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागरूक बने और आप समझें कि भाई ये नेता क्या सच बोल रहा है, इस नेता की बातों में कुछ वजन है कि नहीं है। और ये आप समझेंगे कैसे, ये भी मैं बता देती हूँ। आप ऐसे समझेंगे कि आप अपने जीवन का अनुभव देखिए। आप देखिए कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो प्रदेश की सरकार रही है, उसने आपके लिए क्या किया है। मैंने गौ माता की बात की, गौशालाएं खुली हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं, इनको अनुदान 9 महीने का दिया। कुल 3000 करोड़ रुपए का अनुदान गौशालाओं को दिया। पशु चिकित्सालय और कॉलेज खोले गए। सरकार अब कह रही है कि गोबर खरीदेगी आपसे। अगर हमारी सरकार फिर से आएगी तो हम 2 रुपए प्रति किलो हम गोबर खरीदेंगे, ताकि आपकी और भी कमाई हो पाए। किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। 2000 यूनिट सिंचाई और बिजली मुफ्त में दी। सिंचाई का बिल माफ किया। यहाँ आवारा पशु की समस्या है, आवारा पशु की समस्या है कि नहीं है? तो ये जो 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की बात है, ये इसी समस्या को सुलझाने की बात है। तो ये प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफ किए और काफी काम किया। अब अगर आप ऐसी सरकार में देखें जहां पे भाजपा है, भाजपा के प्रदेश में देखें और पूछें कि भाई किसानों के लिए क्या काम किया, तो सबसे पहले तो भाजपा के नेता कहते हैं कि कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनके पास किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है बहनों और भाइयों। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे हैं। आज देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और एक उद्योगपति अडानी, एक उद्योगपति 16,000 करोड़ रुपए कमा रहा है एक दिन में। आप सोचिए कि देश की ये परिस्थितियां हैं कि किसान 27 रुपए कमा रहा है और एक बड़ा उद्योगपति, एक आदमी 16,000 रुपए कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी की क्या नीति है। मोदी जी की ये नीति है कि गरीबों से खींचो और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचो, यही उनकी नीति है। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। मेरी बहनें, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे बहनों के लिए कुछ नहीं किया। 18 सालों से सरकार है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ना कर्ज माफ किए, ना किसानों को खाद मिल रही है, ना बिजली फ्री में मिलती है जैसे यहाँ मिलती है। कोई काम नहीं किया गया। फिर भी मंच पर आकर ये लोग घोषणाएं करते हैं। 22,000 घोषणाएं की हैं इन्होंने अपने मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो घोषणाएं हमारी सरकार ने की, वो एक से एक घोषणा उन्होंने पूरी करने का प्रयास पूरी तरह से किया। आपने खुद देखा है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। बहनें, आपके लिए राहत कैंप, महंगाई के राहत कैंप लगाए। आप सोचिए कि ये परिस्थितियां हैं देश में कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी, मोदी जी की सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि प्रदेश की गहलोत जी की सरकार आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगा रही है। गैस सिलेंडर के दाम को तय करना मोदी जी की सरकार का काम है। हमने यहाँ पे 500 रुपए में आपको दिया क्योंकि हम उनकी महंगाई से आपको बचाना चाह रहे थे। अगर आप भाजपा के प्रदेशों में देखें तो 1200 से 1400 में आपको सिलेंडर मिलता है। 1 करोड़ लोगों को हमने यहाँ
बिजली की बिल शून्य करके दी, इंदिरा रसोई बनाई जिससे 8 रुपए में आपको भरपूर पेट भोजन मिलता है, 40 लाख मोबाइल महिलाओं को दिए, स्कूटी दिलवाना शुरू किया और केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दिलवाई। सरकारी बसों में आपको आधा किराया देना पड़ता है। वहां तो परिस्थितियां ये है मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, बहनों और भाइयों आप यकीन नहीं करेंगे, वहां तो सरकारी बस की पूरी सुविधा ही खत्म हो गई है। वहां पे अस्पताल बंद हो रहे हैं। हर स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में पद खाली पड़े हैं और यहाँ पर हर स्तर पर आपके लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और सीएचसी पीएचसी बनाए जा रहे हैं। तो आप खुद तुलना कर सकते हैं कि आपके प्रदेश में कितना काम हो रहा है। शिक्षा को देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, 18 सालों से इनकी सरकार है, 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और यहाँ हर जिले में मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर जिले में क्या इंग्लिश मीडियम की पाठशाला है? मुख्यमंत्री जी हंस के बोले, जिला छोड़िए गांव गांव में हम पाठशालाएं बना रहे हैं। यहाँ पे आपको सैकड़ों नए सरकारी कॉलेज बनाए गए, नई यूनिवर्सिटियां, कृषि के कॉलेज बनाए गए, हजारों बच्चों को फ्री में कोचिंग दिलवाई गई, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क दूध दिलवाया गया, छात्राओं को साइकिल दिलवाई गई और 500 छात्रों को विदेश में भी भेजा पढ़ाई के लिए। और वहाँ मध्य प्रदेश में कोई नई यूनिवर्सिटियां नहीं बना रहे हैं, नई सुविधाएं नहीं बना रहे हैं शिक्षा के लिए, सिर्फ पाठशालाएं बंद हो रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पे अच्छी हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ चलती ही नहीं। आपको 25 लाख का बीमा मिलता है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ राजस्थान में जिनकी हार्ट की सर्जरी पूरी मुफ्त की हुई, किसी प्रदेश में नहीं होता है, सिर्फ आपके प्रदेश में हो रहा है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ ये नीतियाँ लागू हो रही हैं। युवाओं के लिए 3 लाख सरकारी नौकरियाँ बनाई गई हैं, 1 लाख नौकरियों की घोषणा हुई है बजट में और 40,000 उनकी प्रक्रिया शुरू है। पेपर लीक हो जाते हैं, आपका नुकसान होता है, उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है। यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, उनको मालूम है कि कितना आंदोलन किया इन्होंने और कितनी इनकी देर से इनकी मांग रही कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। आज कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं उनके पास पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आपने अग्निवीर योजना के बारे में सुना है? यहाँ के कितने नौजवान सेना में भर्ती के लिए खूब ट्रेनिंग करते हैं और मेहनत करते हैं ना। तो इन्होंने आपकी सहायता करने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय अग्निवीर की स्कीम ले आए। 4 साल आप सेना में काम करेंगे, फिर घर लौट आएंगे। तो किसान मेहनत करता है अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने बच्चे को जवान बनाने के लिए, ताकि वो हमारे सरहदों की रक्षा कर पाए। वो बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार होता है देश के लिए। और भाजपा की सरकार, मोदी जी ने क्या किया? उसकी सारी आशाएं तोड़ दी, उम्मीदें तोड़ दी। वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है और मोदी जी की सरकार उसको एक पूरी ठीक ढंग की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। अग्निवीर की 4 सालों की नौकरी बना दी, जिससे आप 4 सालों के लिए सेना में भर्ती होंगे, ट्रेनिंग सब कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद, और वापस घर आकर बेरोजगार बनेंगे। तो ये परिस्थितियां हैं बहनों और भाइयों, आपको गहराई से समझनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी भलाई किसमें है। अगर आपके पास एक ऐसा उम्मीदवार है जो आपके लिए काम करना चाहता है, तो जो दिल से आपकी भलाई चाहता है, एक ऐसी सरकार हो जिसकी नीयत आपके लिए, आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए हो, तब सोच समझ के आपको अपना वोट देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस की और भी गारंटी है।
ओपीएस को कानूनी गारंटी बनाएंगे पुरानी पेंशन को। 1 करोड़ परिवारों को 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज में जाने वाले छात्रों को जो पहले साल की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा पीड़ित परिवारों को 15 लाख रुपए फ्री बीमा मिलेगा और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सबको गारंटी मिलेगी। देखिए, समझ लीजिए, आज भाजपा की राजस्थान में जो स्थिति है वो एकदम बिखरी हुई है। उनके जो पुराने मजबूत नेता थे उन सबको नकारा गया है और परे कर दिया गया है। मोदी जी आपके सामने आते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो। आप मोदी जी को क्यों वोट देंगे? क्या मोदी जी आकर आपके मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? क्या वो आकर आपकी राजस्थान की सरकार चलाएंगे? तो अपने नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी, उनका जो दल है आज इतना बिखरा हुआ है कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। सच्चाई ये है बहनों और भाइयों कि आज राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो रही है। इनके जहां जहां विधायक बचे थे, जैसे यहाँ पे इनका विधायक रहा है 5 सालों से, आपने खुद मुझे बताया कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जहां जहां इनके विधायक बचे हुए हैं, वहां वहां आपने देखा कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी नीतियों से महंगाई बढ़ी। ये लोग तय करते हैं कि गैस सिलेंडर का भाव क्या है, केंद्र सरकार तय करती है। जो ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर चीज पे जीएसटी है, वो जीएसटी केंद्र सरकार को जाती है। गैस सिलेंडर का दाम वो तय करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनकी नीतियों से आपको 5 सालों के लिए बचाया गया है। जो प्रदेश की यहाँ सरकार रही है उसने आपको बचाया है। कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट होकर आज आपके लिए लड़ रहा है। आज कह रहा है कि हमारी सरकार को 5 साल और मौका दो और जो हमारी नीतियां हैं उनको हमने जो लागू की हैं उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं साफ कह देती हूँ आपको बहनों और भाइयों, ये जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको बीमा मिलता है स्वास्थ्य के लिए, जो आपका मुफ्त का इलाज है, जो बिजली की बिल आपको फ्री में मिल रही है आधी, जो किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं, जितनी भी आपको महंगाई की राहत के कैंप लग रहे हैं, जितनी भी आपको राहत मिल रही है वो सब की सब बंद हो जाएगी। भाजपा की नीतियां ये नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस दिलवाएं, ये नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। हम समझते हैं कि जनता सर्वोपरि है। आज धीरज गुर्जर अगर आपके सामने खड़ा है तो वो समझता है कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। आज सचिन पायलट जी, प्रियंका गांधी जी आपके सामने आकर आपको बड़े बड़े भाषण हम लोग देते हैं, लेकिन हम समझते हैं, गहराई से ये बात समझते हैं कि अगर आपने हमें यहाँ खड़ा नहीं किया होता तो हम कुछ नहीं होते। हम अहंकारी नहीं हैं, हम लोकतंत्र को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी आपकी आजादी के लिए थी, जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए थी कि आप शक्तिमान बनो, कि सबसे ज्यादा मजबूत इस देश की जनता बने, और इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपको दी गई जो वोट की शक्ति है। कांग्रेस का आज एक एक नेता इस बात को समझता है। गहलोत जी क्या कहते हैं आपके सामने आके? कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्योंकि हमारी नीति है, हम समझते हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का एक भी रुपया, एक भी पैसा नहीं होता। सारी की सारी संपत्ति देश की जनता की होती है।
हम ये बात समझते हैं, इसलिए हमारी सारी योजनाएं आपके जेब में पैसे डालने वाली योजनाएं होती हैं। आपके कर्ज को माफ करने की योजना, महिलाओं को पैसे दिलवाने की योजना, महंगाई से राहत दिलवाने की योजना, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब योजनाएं इस सोच में से निकली हैं कि सारी की सारी संपत्ति आपकी है और आपके ही जेब में जानी चाहिए। और भाजपा के नेता, उनकी नीति क्या है कि सारी की सारी संपत्ति इस देश की आज अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं करते, बड़े बड़े अडानी अंबानी के कर्ज माफ करते हैं। खुद मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं मोदी जी ने। सोच लीजिए, एक इंसान के घूमने के लिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि इस घूमने फिरने से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, मोदी जी का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ समय आ गया है देश के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का, देश के मजदूर का मान सम्मान बढ़ाने का, देश की महिला का मान सम्मान बढ़ाने का। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया इस देश की जनता ने, बहुत खर्च लिए देश के पैसे, कभी 20,000 रुपए संसद के सुंदरीकरण में, कभी 27,000 रुपए G20 के लिए कॉन्फ्रेंस और बनाने में, कभी 16,000 करोड़ रुपए 2 हवाई जहाज खरीदने में, कभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ लोन माफ करने के लिए। बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, इनकी नीतियां देख ली हैं आपने, आपके लिए नहीं है। आज समय आ गया है, राजस्थान की जनता सोच लो, मेरे बहनों और भाइयों सोच लो, जितनी राहत आपको मिली है उसे बंद करना है या निरंतर चलने देना है। आज समय आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अधिकार, आपकी संपत्ति केंद्र की भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी छिनवा रहे हैं। जो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। पैसे क्यों नहीं है इनके पेंशन के लिए? जो मजदूर है उसकी राहत के लिए, महंगाई से राहत के लिए पैसे क्यों नहीं है? मैं पूछती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, इतने सारे पैसे आप देश के खर्च रहे हैं फिजूल की चीजों में, देश के गरीब के लिए खर्चो, देश के किसान के लिए खर्चो, देश के मजदूर के लिए खर्चो, देश के कर्मचारी, देश की महिला, देश के छात्राओं, देश के बेरोजगार नवयुवकों के लिए खर्चो, क्योंकि ये देश के पैसे हैं। तो आज यहां खड़े होकर मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूं, वोट मांगने नहीं आई हूं। मैं आपसे अपनी आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। मैं मांगने आई हूं कि यहां बैठा हुआ एक एक भाई, यहां बैठी हुई एक एक बहन समझदारी से अपना वोट डालो और ये समझो कि 5 सालों में किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने आपको बचा के रखा है इनकी नीतियों से। यहां भाजपा की सरकार आएगी तो आप फिर से खाई में चले जाओगे। जैसे मध्य प्रदेश की जनता रो रही है वैसे रोने लगोगे। जैसे वहां की माताएं बहनें कहती हैं कि वो असुरक्षित हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, कोई स्कीम नहीं है, वैसे आप भी हो जाएंगी। समय आ गया है बहनों और भाइयों, चुनाव का समय है। शुरू में मैंने कहा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मेरे प्रति, सचिन जी के प्रति, धीरज गुर्जर जी के प्रति नहीं है। ये जिम्मेदारी आपके अपने बच्चों के प्रति है। ये आपके अपने भविष्य के प्रति है, आपके अपनी मिट्टी के प्रति है, आपके अपने प्रदेश के प्रति है, आपकी अपनी देश के प्रति है। और इस जिम्मेदारी को आपको बहुत ही जागरूकता के साथ सोच समझ के अपने पूरे विवेक से निभाना पड़ेगा। मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी श्रद्धा थी। आजकल हम लोग मंदिर जाते हैं, त्योहार का समय है,
मंदिर में जाके हम श्रद्धा से भगवान को पूछते हैं। इंदिरा जी आपको पूछती थी, इंदिरा जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा थी, इसीलिए आप आज भी उनको याद रखते हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि इसी तरह की श्रद्धा कांग्रेस के एक एक नेता के दिल में आपके प्रति होनी चाहिए, हमारे दिल में भी है। और इस श्रद्धा को मन में रखते हुए मैं आपसे कह रही हूं कि हमारा देश आज जहां तक पहुंचा है, जहां पहुंचा है, आपके सामने जो चुनौती है वो यही है कि अब अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे और आपका वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के पक्ष में चले जाएगा, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक ऐसी राजनीति पूरे देश में फैली हुई है जो यहाँ राजस्थान में भी भाजपा खेलती है। वो राजनीति ये है बहनों, खास तौर से तुम सुनो, कि चुनाव के समय आके धर्म की बात करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा, हम सब धार्मिक लोग हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो धार्मिक नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, धर्म हमारे लिए बहुत प्यारा है। ये जो नई राजनीति शुरू हुई है, ये बात समझ गई है। इस राजनीति के जो नेता हैं भाजपा, ये समझ रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है हम धर्म की बात करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। ये समझ गए हैं कि लोग जो है वो धर्म से इस कदर जुड़े हैं कि उनके जज्बातों का इस्तेमाल हो सकता है। और इस राजनीति के जो नेता हैं ना, उनको पहचानो। वो कभी मंच पर आके ये नहीं कहेंगे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कभी नहीं कहेंगे। मोदी जी आकर यहाँ नहीं कहते कि पिछली सरकार में, भाजपा में हमने ये किया आपके लिए, नहीं कहते। मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है, वहां जाके ये नहीं कहते कि हमने इतने स्कूल खोले, हमने इतने अस्पताल बनाए, हमने इतनी सड़कें बनाई, नहीं कहते। क्योंकि इनकी आदत बिगड़ गई है, आदत बन गई है कि चुनाव आएगा, धर्म की बातें करेंगे, वोट मिल जाएंगे, काम करने की जरूरत ही नहीं है। और ये आदत, मेरी आपसे शिकायत है कि ये आदत देश की जनता ने डाल दी। मैं एक महिला के घर में गई थी, उत्तर प्रदेश में जब काम कर रही थी, धीरज शायद तुम भी मेरे साथ थे। मैंने उस महिला के घर में देखा बिजली नहीं है। पूछा पानी आता है, कहती है नहीं आता। खाने को है, कहती है रोजगार ही नहीं है। दीदी क्या करें, छोटा मोटा जुगाड़ कर देती हूँ, उससे जितनी कमाई हो जाती है। सड़क तो खराब थी, हम उस सड़क से आए थे। तो मैंने उस महिला से पूछा, दीदी वोट किसको दोगी? कहती है वोट तो हमारा इन्हीं को जाएगा। तो मैंने कहा क्यों? मुझे कहा कि क्या है ना दीदी, धर्म की बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, नलके में पानी नहीं है, सड़क तुम्हारी टूटी पड़ी हुई है, बिजली तुम्हें मिल नहीं रही है, कमा तुम रही नहीं हो, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, रोजगार मिल नहीं रहा है कहीं किसी को, तुम कह रही हो कि पाठशाला भी नहीं भेज पा रही हो, फिर भी तुम इनको वोट दोगी? तो मुझे ताज्जुब हुआ। उसने कहा दीदी देखो धर्म की बात है। तो मैं बैठी उसके घर में, मैंने आधे घंटे के लिए उसको समझाया, ऐसे आदत मत बिगाड़ो बहन। जब बच्चा गलत करता है, जब घर में बच्चा किसी और के घर से आ गया और कुछ चोरी करके ले आया, माँ क्या कहती है? डांटती है उसको, डांटती है, कभी कभी चाटा मार देती है कि ये तूने क्या किया, जा वापस दे, जाओ वापस जाओ उस घर में, वापस दे दो, तुमने चोरी कैसे कर ली। डांटती हो ना बहन, डांटती हो ना। अगर बच्चे ने गलती की डांटती हो। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटना नहीं है क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए ठीक है क्या? मैंने उस महिला को समझाया कि नेता का काम है तुम्हें बिजली देना, नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना,
नेता का काम है तुम्हारे नलके में से पानी आना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। अगर नेता ये काम नहीं कर रहा है तो नेता खुद अपने धर्म को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि नेता का सबसे बड़ा धर्म होता है जनता की सेवा करना। जब मैंने ये बात समझाई तो कहने लगी, दीदी आपने सही बोला, सही बोला दीदी, ये तो यहाँ आता ही नहीं है। हमारा जो विधायक है ये चुनाव के पहले आता है और तब हमारे साथ पाठ पूजा करता है, धर्म की बातें करता है, इसलिए हम वोट दे देते हैं। ये हमसे गलती हुई है दीदी, तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये गलती मत करो। ये नेताओं की, राजनीतिक दलों की बहुत आदत बिगाड़ ली आपने। अब इनसे जवाबदेही मांगो। आज धीरज गुर्जर खड़े हैं, 5 सालों में आपके लिए काम करके नहीं दिखाया तो इनसे जवाबदेही मांगो, इनसे फिर पूछना। इनका धर्म है, इनका काम है आपके लिए काम करना, आपकी सेवा करना। ये बात आप समझो। हम कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में गांधी जी ने, इंदिरा जी ने, पंडित जी ने, सबने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो इसलिए लड़ी कि जो सरकार आए वो आपके प्रति जवाबदेह बने। वो इसलिए लड़ी कि अशोक गहलोत जी की सरकार की तरह, जिसने आपके पैसे आपको वापस देने का काम किया, वैसी सरकारें इस देश में और हर प्रदेश में बने। तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए आपकी जागरूकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने प्रदेश में जो सरकार अभी है, उस सरकार को 5 साल और दो, ताकि ये जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं हैं, ये चलती रहे और इनको बंद कोई ना कर पाए। इनकी बातें सुनिए। जो भाजपा के नेता आते हैं, मैंने सुना अभी 2-3 दिन में यहाँ आने वाले हैं मोदी जी, इनकी बातें सुनिए, लेकिन समझ लीजिए कि कितनी बातें की हैं इन्होंने पहले, कितनी घोषणाएं की हैं, कितने सपने दिखाए थे आपको कि आपके 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, कि किसान की आय दुगनी होगी, कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए उनमें से कितनी घोषणाएं उन्होंने पूरी की। और अगर ये देश इतना आगे बढ़ गया है, इसकी इतनी तरक्की हुई है, तो जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी क्यों तरस रहा है, क्यों रो रहा है। अपनी आंखें खोलो। यही जागरूकता मांगने आई हूं मैं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरी बहनें, खास तौर से आप याद रखो, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब धर्म की बात होती है तो हम महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा वो होता है, धर्म से लगाव है। आप ध्यान से मेरी बातें सुनो। इस बार आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए डलना चाहिए। इस बार आपका वोट आपकी अपनी मजबूती और शक्ति के लिए डलना चाहिए। इन झूठों से बाहर निकलो, इनकी जाल में से निकल जाओ और ऐसा वोट दो, ऐसे भारी बहुमत से धीरज गुर्जर को जिताओ कि वो दिन रात आपके लिए यहाँ पे आके काम करे। ऐसी स्थिति बनाओ कि जब मैं धीरज को दिल्ली बुलाऊंगी काम के लिए तो मुझे कहना पड़े कि भाई 5 दिन दिल्ली को भी दे दो। ठीक है? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे उस दिन मेरी बातों को मत भूलना। मैं आपकी भलाई की बात करती हूँ, इंदिरा जी की पोती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस देश के लिए उन्होंने क्या किया। मेरे पिता इंदिरा जी शहीद हुई, इसीलिए शहीद हुई क्योंकि आपको इतना मानती थी, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। हम सब नेता जो यहाँ मंच पे खड़े हैं, उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। तो मैं जानती हूँ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और जब आप धीरज जी को वोट देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके भविष्य के लिए किस तरह से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।